नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्न कोश में स्वागत है। ये आज की तीसरी सीरीज है लक्ष्मीकांत की पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यूज की। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या कौन सा सही है। कथन कथन एक है, लोकप्रिय संप्रभुता और वयस्क मताधिकार संविधान की मूल विशेषताएं हैं। कथन दो, संविधान जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है यह कठोर भी है। ठीक है। और कथन तीन है, संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्याश्रितता को मान्यता देता है। कथन चार, संविधान में जनमत संग्रह, पहल और जनमत संग्रह जैसे लोगों द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण का उल्लेख भी किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एक, दो और तीन, क्योंकि इसमें पूछा गया है संविधान, भारत के संविधान के बारे में। तो प्रथम प्रश्न जो पॉइंट है वो है आपका ये वाला, यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता और वयस्क मताधिकार जो है वो इसकी मूल विशेषता के अंतर्गत है। यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता होगी और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किया जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो है जहाँ संविधान जहाँ तक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का मामला भी है। ठीक है, यह किंचित कठोर है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट है इसमें सही, वो है संविधान नागरिक और आर्थिक अधिकारों की अन्योन्यता को मान्यता देता है। जब ठीक है, और जबकि चौथे में बात कर रहा है ये जनमत संग्रह को लेके, तो ये जनमत संग्रह का बेटर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान जनमत संग्रह के आधार पर नहीं बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत के धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह राजनीति से धर्म को सख्ती से अलग करने पर जोर देता है। कथन दो, यह धार्मिक संबद्धता वाले दलों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाता है। नंबर तीन, यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नंबर चार, यह सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों को स्वीकार करता है। तो उपयुक्त में से दिए गए कथनों का कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला क्या है, राजनीति से धर्म को सख्ती से अलग करने पर जोर देता है। यह एकदम सही है, क्योंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी भी धर्म का पालन न करना, अर्थात किसी भी धर्म को राजकीय धर्म की उपाधि नहीं देना, राष्ट्रीय धर्म की उपाधि नहीं देना। और तो यह इसका मतलब है धर्म को सख्ती से अलग करने पर जोर देता है। ठीक है। और आप इसके बाद दूसरा कथन, ये सही कथन है। दूसरा कथन होगा आपका, यह धार्मिक संबद्धता वाले दलों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाता है। ऐसा नहीं करता है, क्योंकि कोई दल अगर धार्मिक संबद्धता रखता है तो यह दल का मामला है, ना कि धर्मनिरपेक्षता का मामला है। क्योंकि भारतीय संविधान इस बात को पूर्ण रूप से बोल देता है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में वह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अर्थात मेरा इसका कहने का अर्थ क्या है कि वह एक धार्मिक चुनावी पार्टी नहीं है। यह अलग बात है कि वह चुनावी पार्टी के सदस्य धार्मिक संबद्धता की तरफ झुकाव रखे हुए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो इसका दूसरा ऑप्शन होगा, कथन होगा, यह गलत कथन है, ये सही नहीं होगा। प्रतिबंध नहीं लगाता है चुनाव, धार्मिक संबद्धता वाले दलों पर के चुनाव में प्रतिबंध नहीं लगाता है, क्योंकि कोई भी ना प्रत्येक दल किसी न किसी धर्म की तरफ अवश्य झुका होता है, वो चाहे लेफ्ट हो और चाहे राइट का हो, किसी न किसी विचार, किसी न किसी सिद्धांत को अवश्य फॉलो कर रहा होता है। कथन तीसरा है, यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह एकदम सही है, क्योंकि यह भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही है कि धार्मिक स्वतंत्रता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 26, 27 और 28 में भी किया गया है। कथन चार है, यह सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों को स्वीकार करता है। यह भी बात क्या है, ये बात जो है आपकी सामुदायिक स्वतंत्रता कानूनों को स्वीकार कर लेता है। उसका कारण है, जैसे कि हमने देखा हिंदू मैरिज एक्ट है होता है। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट एक सिविल कोड के अंतर्गत भी आता है, जो कि एक कॉमन कोड है। जबकि हम देखते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है, या यूं कहें कि अन्य धर्मों के जो भी उनके व्यक्तिगत सामुदायिक कानून हैं उनको मान्यता है, जैसे जनजातीय कानून होते हैं। तो जनजातीय लोगों के अपने सिद्धांत हैं, अपने आधार हैं, वो सिद्धांत, वो आधार जो हैं वो उनको कानूनी
दस्तावेज के रूप में भी मान्य किया जाता है। अर्थात किसी भी सामुदायिक संस्थान द्वारा या किसी भी अन्य संस्थान व्यक्ति के द्वारा उसकी अपनी जो विचारधाराएं हैं, उसकी अपनी जो अपने जो रूढ़िवादी परंपराएं चीजें हैं, ऐसी रूढ़िवादी ना कहें, यूं कहें कि परंपरा जो है, उसके धर्म से संबंधित परंपरा, उसके समुदाय से संबंधित परंपरा, उनको कानूनी दस्तावेज का प्रतिरूप माना जाता है। तो ये जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा फर्स्ट, दूसरा कथन सही नहीं है, थर्ड, ओके, और फोर्थ। ये तीन ऑप्शन इसके सही होंगे, तो ये तीनों कहाँ हैं? इसमें है, सी में, ओके, ये वाला सही। तो प्रश्न नंबर तीसरी की तरफ देख चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों को शामिल करती है, तथा यह लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी शामिल करती है। ठीक है, ये देखो ट्रांसलेटर कितना महान है, उसे सब आइटम बता रहा है। तो अब कथन 1 है 5वीं अनुसूची, कथन 2 है 7वीं अनुसूची, कथन 3 है 9वीं अनुसूची, और कथन आपका जो 4 है वो है 10वीं अनुसूची। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें संसद सदस्य यानी कि राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों के वेतन, उनके भत्ते का निर्धारण करती है। वो अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची। ओके, और इसके बाद हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे से मिलान करना है। सूची 1 में विषय दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में भारत से संविधान का हिस्सा यानी कि उसके भाग दिए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं, ए में है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे, बी में है संघ न्यायपालिका, सी में है राज्यों की कार्यपालिका, डी में है संघ और राज्य के बीच संबंध। तो इसका सही ऑप्शन कैसे में निकालना देखना है। ये वित्त, संपत्ति और अनुबंध तथा मुकदमे के मामले किस भाग के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं आपके भाग 6 के अंतर्गत। ओके, ये आ गया, यानी कि वित्त से संबंधित मामले भाग 6 में आते हैं। संघ न्यायपालिका जो है वो आपकी आती है, संघ न्यायपालिका जो है वो आएगी भाग 5 में, राइट। और इसके बाद आता है राज्यों की कार्यपालिका। तो जो राज्यों की कार्यपालिका है वो आएगी भाग कितने में? भाग 12 में। ओके, और इसके बाद है क्या, संघ और राज्यों के बीच के संबंध के जो मामले हैं वो आएंगे भाग 11 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओके, प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? यह कह रहा है भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, नंबर बी अर्ध संघीय संरचना यानी कि क्वेशी फेडरल स्ट्रक्चर, नंबर सी यानी कि गा प्रतिबद्ध न्यायपालिका, और नंबर डी यानी कि घा शक्तियों का वितरण। देखो, सबसे मेन पॉइंट यह है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधानों में से एक है, राइट। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता ही भारत में कानूनी सर्वोच्चता है, अर्थात कानूनों में सबसे बड़ा कौन है? संविधान। तो जो संविधान मार्गदर्शन देगा, संविधान जो बोलेगा वही सर्वोच्च होगा। तो भारत में किस चीज़ की सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता। तो इसमें यह भी सही है। ये कह क्या रहा है? कौन सही नहीं है, विशेषता नहीं है। पहली विशेषता है। दूसरी, क्वेसी फेडरल यानी कि अर्ध संघीय संरचना भी है। क्वेसी फेडरल क्या है? क्वेसी फेडरल का मतलब एक ऐसी प्रणाली जो अध्यक्षीय और चुनावी प्रणाली दोनों के मध्य यानी कि दोनों के ही कुछ ना कुछ गुण रखती हो। जैसे हम ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं तो यह एक फेडरल संविधान नहीं कहा जा सकता है पूर्ण रूप से, क्योंकि यह एक डेमोक्रेटिक है। और डेमोक्रेटिक का अर्थ यह नहीं होता है कि वो लोकतांत्रिक का अर्थ यह नहीं है कि वो गणतांत्रिक भी है, और अर्ध संघीय के मामले में गणतांत्रिक भी समाहित होगा। अर्थात तो ऑप्शन सी क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि न्यायपालिका प्रतिबद्ध नहीं होती किसी के प्रति, न्यायपालिका निष्पक्ष होती है। अर्थात
न्यायपालिका अगर प्रतिबद्ध कर दी जाएगी तो वो कार्यपालिका की प्रतिबद्ध हो जाएगी, विधायिका की प्रतिबद्ध हो जाएगी। जबकि न्यायपालिका को तो रिपोर्टिंग करनी नहीं होती है, वह तो निष्पक्ष न्यायपालिका है, यानी कि एकल और निष्पक्ष न्यायपालिका इसकी विशेषता होगी, ना कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। और सी है, डी है इसमें शक्तियों का वितरण। तो शक्तियों का विभाजन यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर, यह दोनों गुण भारतीय संविधान रखता ही है अपने आप में। जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण एक हो गया। दूसरा प्रकार क्या है, राज्य में ही विभागों यानी कि मंत्रालयों के मध्य शक्तियों का वितरण। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका की अपनी शक्ति है, विधायिका की अपनी शक्ति है और न्यायपालिका की अपनी शक्ति। तो यह एक शक्तियों का भी वितरण का सिद्धांत हो गया। और केंद्र और राज्य में भी शक्तियों का वितरण हो गया। तो यह भी संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। लेकिन क्या व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा आपका सी, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका ऑप्शन इसका सही होगा। राइट, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान है कैसा है? कथन एक अलिखित संविधान है। नंबर 2, एक लिखित संविधान है। नंबर 3, यानी कि काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नंबर 4, ब्रिटिश संसद का एक उपहार है। तो हमें इसमें से सही ढूंढना है। देखो, नंबर 1, एक लिखित संविधान है। अब हमें देखना यह है कि लिखित संविधान है मतलब ऑप्शन 1, और कह रहा है अलिखित संविधान, तो भारतीय अलिखित संविधान तो है नहीं, यह तो अलिखित संविधान सिर्फ ब्रिटेन का संविधान है, इंग्लैंड का है। तो इसका मतलब है जहां जहां एक ऑप्शन होगा वो प्रश्न, वो कथन पहले ही ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो पहला वाला किसमें है? देखो, पहला वाला आपका है सी में है और डी में है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, इनको हटा दो। अब रह क्या गया? 2 ऑप्शन रह गए, ए बी। ये एलिमिनेशन मेथड का टेक्निक है, इसे समझने की कोशिश करिए। ऐसे ही हम बहुत से क्वेश्चंस को कर पाएंगे सही। तो अब ए रह गया, बी रह गया। ए बी में क्या है? ए बी में पहले में है, ए में है 2 और 4, यानी कि 2 और 4 ये सही है। तो क्या चौथा कथन सही है, ब्रिटिश संसद का एक उपहार है? क्या भारतीय संविधान एक ब्रिटिश संसद का एक उपहार होगा? इसे यह कहना सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान किसी का उपहार नहीं, यह स्वयं के द्वारा बनाया गया है, यानी कि भारतीय के लोगों के द्वारा खुद के लिए निर्मित किया गया संविधान है। यह किसी अन्य देश का उपहार नहीं है। तो कथन नंबर 4 जो है वो गलत हो गया इसका। तो इसमें पहला सही क्या है? इसका ऑप्शन सही क्या होगा? बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। ओके, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? यह सारा मिस्टेक ट्रांसलेटर का है। देखो, इसमें ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है अध्यक्ष किसके? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राइट, तो ये पूछ रहे दूसरी अनुसूची में किस व्यक्ति के, यानी कि किस पदाधिकारी का वर्णन नहीं है? तो किसका नहीं होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नहीं होता है। तीसरी अनुसूची का संबंध राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा अध्यक्ष और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनका विवरण है, अर्थात उच्च पदों का विवरण है, उच्चायुक्तों का। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से नहीं। किसका नहीं है? हमारा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नहीं। ओके, ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें, सही उत्तर का चयन भी करें। प्रथम है भारत के संविधान में, सूची 1 है भारत के संविधान का प्रावधान, यानी भारत के संविधान के प्रावधान, और दूसरा है स्रोत, आपातकाल का प्रावधान, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। कितना सिंपल है। आपातकाल का प्रावधान अर्थात जम जाना, इसका अर्थ क्या हुआ? किसका संबंध? जर्मनी। ओके, आपातकाल का प्रावधान कहाँ से हुआ? जर्मनी से। राइट, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? कितना सिंपल है, मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली किससे ली हमने? संसदीय प्रणाली ली हमने यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके से, ब्रिटेन से। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए हमने आयरलैंड से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके,
प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए यानी कि भाषाएं, 8वीं अनुसूची, शपथ या शपथ के प्रारूप, द्वितीय अनुसूची, राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान, 10वीं अनुसूची। तो इसमें क्या नहीं मेल खाता है? शपथ या शपथ लेने का प्रावधान यानी कि द्वितीय अनुसूची से यह मेल नहीं खा रहा है। 8वीं अनुसूची भी सही है। 8वीं अनुसूची में हम भाषाएं लाते हैं। शपथ और शपथ के प्रारूप द्वितीय अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के पास राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं है। कथन 2, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। कथन 3, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को नियंत्रित करता है। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? कथन सही है। क्या कथन सही होगा? कथन सही होगा, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य ईश्वर के साथ मनुष्य का संबंध नियंत्रित करेगा। क्यों करेगा? उसका क्या लेना देना? ईश्वर को राज्य का यह कर्तव्य क्यों होगा कि जो ईश्वर के साथ मनुष्य का संबंध निर्धारित करे? ऐसा नहीं है। इसके मामले में प्लेटो भी ये इसी बात को बोलता है। तो राज्य के ये कार्य है ही नहीं। और जिसमें कथन 1 जो है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य के पास राज्य का कोई मान्यता प्राप्त धर्म नहीं होगा, एकदम सही। और दूसरा कथन, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो कथन 1 और 2 किसमें है? 1 और 2 आपके हैं सिर्फ ऑप्शन बी में। ओके, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, केवल शासन के मौलिक सिद्धांतों को निर्धारित करने में संतुष्ट नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत सरकार अधिनियम का पालन किया। प्रशासनिक विवरण के मामलों को प्रदान करने में 1919। ये शायद गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11-12 की तरफ देखते हैं। ये प्रश्न सही से प्रिंट टाइप नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? प्रश्न कथन 1, इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। कौन सा? 7वीं अनुसूची। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। सी, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूचीबद्ध करता है। और डी, यह संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और उपलब्धियों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों के विवरण से है। राइट। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का संबंध अनुसूची 6 से होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न नंबर 13, कथन 1 है, एक पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता। सही है। प्रमुख विशेषता सरकार का सख्ती से संघीय रूप होना और कठोरता। ठीक, कठोरता और लचीले का अनूठा मिश्रण है। तीनों कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न नंबर 14वें में चलते हैं। 14वां, भारत के संविधान की अनुसूची सूची 1 में और सूची 2 में उनसे संबंधित कथन। तो 9वीं अनुसूची में है हमारे, देखने ये है कि दूसरी अनुसूची से क्या है। 9वीं अनुसूची का हिस्सा होगा आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। 9वीं अनुसूची में क्यों होगा? 1 मिनट, ये 9वीं अनुसूची का नहीं होना चाहिए। और 10वीं अनुसूची का प्रावधान किसमें दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रावधान। ठीक है, जबकि देखो, जो इसमें 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची का प्रावधान होता है हमारा दल बदल, अयोग्यता के आधार पर दल बदल का प्रावधान। राइट, अयोग्यता के आधार पर दल बदल का प्रावधान। ठीक है। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार कानूनों के बारे में। 6वीं अनुसूची का संबंध है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के मामले से। और जो 11वीं अनुसूची हमारी रहती है, इसका संबंध है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध के प्रावधान के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी। इसमें गलत ये दे रखा है इन्होंने, ये नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी। ओके,
ये चेंज सही कर लीजिए आप सभी। प्रश्न नंबर 14वें में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 15वें, सॉरी 15वां है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित निहित है। नंबर 1 स्थिति और अवसर की समानता। कथन 2 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। नंबर 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नंबर 4 व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देने का बंधुत्व। नंबर 5 राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो अब हम प्रस्तावना में क्या देखते हैं, ठीक है, यह क्रम के अनुसार सेट करना है हमें। ओके, तो जैसे क्रम क्या है, भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता, स्थिति और अवसर की समानता, फिर इसके बाद बारी आती है विचार और अभिव्यक्ति की, विश्वास की, पूजा की स्वतंत्रता, फिर आती है बारी व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देने वाला बंधुत्व, और फिर बारी आती है न्याय अर्थात सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय की भावना। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की दार्शनिक अवधारणाएं इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? दार्शनिक अवधारणाएं। कथन 1 नेहरू प्रतिवेदन 1928, और बी ऑप्शन पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प 1947। नंबर सी ऑप्शन है महात्मा गांधी का अनुच्छेद युवा युवा भारत में स्वतंत्रता 1922, और नंबर डी है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प 1929। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प अर्थात प्रस्तावना का प्रस्तुत किया जाना सन 1947 में। ओके, इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 भारत का संघ के संबंध में नेतृत्व पर विचार कीजिए। अर्थात ये देखो कालानुक्रमिक है, यह बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है। यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न सिर्फ राजनीतिक विज्ञान में ही नहीं आते हैं, यह इतिहास में भी आते हैं, जियोग्राफी में भी आते हैं। ठीक है, जियोग्राफी में हम, इतिहास में तो कालक्रम के आधार पर देख लेंगे, ठीक है, जियोग्राफी में हम उनको उनके जैसे कि हमने देख लिया, अगर हमने हिमालय का क्वेश्चन लिखा तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को जिन जिन भागों में बांटा गया, जैसे बृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, शिवालिक पर्वत श्रेणी हो गई जो कि सबसे लास्ट की श्रेणी है, फिर बृहद हिमालय हो गया, ठीक है, तो ऐसे उनकी कैटेगरी को डिसाइड करेगा। ऐसे क्वेश्चन कालानुक्रमिक या क्रम के अनुसार आरोही अवरोही क्रम में ऐसे पूछते हैं सभी सब्जेक्टों में। तो भारत के संघ के संबंध में हम देखते हैं इस मामले में, तो नागालैंड राज्य का गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम सबसे पहले आया था, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए सभी लोग, ये तो सभी को पता होगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो गए। क्यों? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पहले आया इन सबसे, तो दूसरे का ऑप्शन पहले होना चाहिए, क्योंकि कालानुक्रम के अनुसार राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रथम हुआ, तो इनमें से दोनों में टू प्रथम है, ठीक है, फर्स्ट है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद हुआ था हरियाणा राज्य का गठन या गुजरात राज्य का गठन। तो अगर हम पाते हैं देखते हैं तो वो गुजरात राज्य का गठन इसके बाद हुआ। अब देखो ऑप्शन बी और डी में दोनों में 2 और 4 क्रम से दिया गया है। अब हम देखते हैं तीसरा वाला, क्योंकि अभी भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तीसरे वाले मामले में हम पाएंगे कि गुजरात के बाद नागालैंड का गठन हुआ और इसके बाद हरियाणा का हुआ, और उस हरियाणा का जब गठन हुआ तो हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों को अलग अलग किया गया। हालांकि इसमें 3 राज्यों को किया गया था, हिमाचल प्रदेश भी आता है जो कि उन 3 राज्यों को हिस्सा बनाया गया था बाद में, तो उसी समय जब हरियाणा के राज्य का गठन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आपका, राइट। प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के संकल्प को सुरक्षित करने की घोषणा करती है इसके सभी नागरिक के लिए। कैसे? ऑप्शन ए देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया जाना, ऑप्शन सी विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार। तो इनमें से प्रस्तावना किस बात को सुरक्षित करती है? प्रस्तावना सिर्फ किस बात की स्वतंत्रता यानी कि सुरक्षित करती है, वो है विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता। प्रशासन का अधिकार, पसंद की शैक्षिक संस्थाओं में स्थापना, यह सब प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। प्रस्तावना में सिर्फ विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसे कहें, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय शब्द किसके लिए एक संकल्प है? किसके लिए? धन का समान वितरण। आर्थिक न्याय का अर्थ है
न्याय किसे मिलेगा? आर्थिक न्याय किस कब होगा? जब धन का समान वितरण हो। लेकिन क्या आज वर्तमान भारत में, यानी कि गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक भारत में, क्या धन का समान वितरण है? नहीं। जबकि प्रस्तावना में इस बात को तो कहा गया था, अर्थात आर्थिक न्याय का शब्द का मामला दिया गया, लिखा गया। ठीक है, तो न्याय के प्रशासन में अर्थव्यवस्था, ऐसा भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक आर्थिक क्रांति नहीं, गरीबों के साथ सस्ता न्याय, यह कैसे हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा धन का समान वितरण। लेकिन क्या आज धन का समान वितरण है? नहीं, क्योंकि 99% 90% धन 1% लोगों के पास, बचा 10% धन 99% लोगों के पास। तो इस भारतीय प्रस्तावना की इस भाग को तो भारत सरकार हो या फिर अन्य कई सारे ऐसे देशों में पाया जाता है जहां आर्थिक न्याय को इस बेस पे नहीं दिया गया जा पाया है कि धन का समान वितरण हो जाए, ऐसा नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में प्रस्तावना में उल्लिखित शर्तें हैं, जबकि सूची बी में उससे संबंधित निहितार्थ दिए गए हैं। तो गणतंत्र राष्ट्र का अर्थ क्या है? राज्य का प्रमुख वंशानुगत सम्राट नहीं होगा, राइट। राज्य किसी भी धर्म का राज्यपाल वो राज्य धर्म को मानता नहीं देता, इसका अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, राइट। भाई राज्य किसी को मानता नहीं देगा, किसी धर्म को मानेगा नहीं, सीधी सी बात है। गणतंत्र, राज्य का वंशानुगत होगा। डेमोक्रेटिक लोग, सरकार को किसकी इच्छा से मिलता है अधिकार? राज्य स्वयं के आंतरिक मतचालन के लिए स्वतंत्र है और विदेश मामलों के लिए भी। तो इसका अर्थ है राज्य संप्रभु है। और डेमोक्रेटिक लोगों का मामला, इसमें हम राज्य की इच्छा का अधिकार, तभी तो डेमोक्रेटिक होगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 में भारत के संविधान की प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? उसका उद्देश्य क्या है, क्या सुरक्षित करता है? वो ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देना, ऑप्शन बी भारत के नागरिकों के प्रति मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। व्यक्तियों को मौलिक अधिकार तो मिलना ही है, वो तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रमुख जो सबसे मुख्य उद्देश्य है इस प्रस्तावना का, वो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार रखना। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा ट्रिनिटी के संघ अर्थात में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि संविधान सभा के उनके समापन भाषण में, राइट, नहीं शामिल किया गया? क्या है? स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता या बंधुत्व। तो उन्होंने लचीलेपन को शामिल नहीं किया गया था, बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता को शामिल किया। प्रश्न नंबर 22-23 की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा सम्मिलित किए गए थे? प्रश्न कथन 1 15वां संशोधन, कथन बी 19वां संशोधन, कथन सी 42वें संशोधन द्वारा और कथन डी 44वें संशोधन द्वारा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, राइट। और प्रश्न नंबर 24, तो ये बस सभी लोगों के लिए एक वर्क मैं दे रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। ओके, प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। वह क्रम जिसमें दिए गए शब्दों का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, किसमें? भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया। अब देख लो, शब्दों का उल्लेख संप्रभु कथन 1 में है, ऑप्शन 1 में है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, राइट। ऑप्शन बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, गणराज्य। ऑप्शन डी संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। तो यह बात बहुत विशेष तौर पर ध्यान देने वाली है कि भारतीय संविधान में जो एड है वो है ऑप्शन ए में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य की बात की गई है, राइट। ऑप्शन प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन ए संविधान का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन बी प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, ऑप्शन सी संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है ये, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ना ही संविधान का हिस्सा है, ना ही इसे संशोधन किया जा सकता है। संविधान के अधिकार का स्रोत वो है, लेकिन एक दार्शनिक स्रोत है, न कि अधिकार का स्रोत है, ठीक है।
और जो इस विषय पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने जो की है वो ही सर्वमान्य है और उसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के लिए दार्शनिक यानी कि दर्शन यानी कि उसका मार्गदर्शन करती है। प्रस्तावना उसका मार्गदर्शन करती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। ओके, तो आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, जिसमें आज में 25 प्रश्न थे। तो अब हम कल नई श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।